हेलो बच्चों, क्लास 10th का जो हमारा सीरीज चल रहा था एफ जे, उसी सीरीज का जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहला प्रश्न है, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। तो इसमें दिए गए हैं, पहला है आपका, देखिए सोल्यूशन इसका, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पहला दिया गया है अवतल दर्पण, पहली बात तो आपको लेना है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या है, ये आपका पोल हो जाएगा, ध्रुव, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। क्या कहा गया है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है वस्तु को, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है। तो आप जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है, जब भी वस्तु सेंटर और फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब अनंत और सेंटर के बीच बनता है। अनंत है ना, अनंत और सी के बीच बनेगा, है ना। देखिएगा, हम जानते हैं कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस दूरी से होती हुई वापस जाएगी, फोकस बिंदु से होती हुई, है ना। दूसरा, एक प्रकाश किरण लेते हैं जो पोल पर जाएगी, तो पोल पर जिस कोण पर पहुंचेगी उसी कोण से वापस भी आएगी। तो आप जानते हो ये कहीं इधर जाके मिलेगी। देखिए यहाँ मिल रही है, यहाँ पर, यहाँ। तो ये आपका हो गया वी, ये आपका है यू। तो यदि वस्तु सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यू अगर सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। पहला हो गया आपके ये। दूसरा कहा गया है ध्रुव और फोकस के बीच हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो, बी में कहा गया था। ये आपका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, आपका अवतल दर्पण है ये। तो आप जानते हैं जो वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। ये आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, तो डैश करके यहाँ पीछे आपको मिलाना है ना। पीछे जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है, आभासी होता है, यहाँ पे प्रकाश किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यदि वस्तु फोकस और पोल के बीच होता है यू, तो जो बी होता है आपका कहाँ बनेगा, तो बी आपका दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और आभासी होगा। यहाँ कैसा बना था, यहाँ प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, है ना, उल्टा और वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ दर्पण के पीछे बनता है, आभासी होता है तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, आभासी तथा सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। दो केस थे, आपको याद रखना चाहिए, है ना, यू की स्थिति और बी की स्थिति। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस से बनता है। यदि वस्तु जो है अनंत और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब जो होता है वो सी और एफ के बीच बनता है। दूसरा, अगर वस्तु सी और एफ के बीच पहुंच जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और एफ के बीच बनेगा। एक और केस याद रख सकते हैं आप इसी में, यदि वस्तु सी पे पहुंच जाए तो प्रतिबिंब सी पे आ जाएगा, है ना।
और यदि वस्तु फोकस और पोल के बीच हो जाए तो क्या होगा? देखिएगा, यदि वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब सी पर होगा। यदि वस्तु फोकस और पोल के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पहुंच जाता है ना, दर्पण के पीछे। ये किसके लिए है? ये अवतल दर्पण के लिए है, अवतल दर्पण, है ना। इसमें से आपको दो केस पूछे गए थे, एक तो ये पूछा गया था, दूसरा यहाँ पे सही करना है, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच, ये दो केस पूछे गए थे आपसे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु जो है प्रतिबिंब, जो वस्तु है, बिंब है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। कोई वस्तु जो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण का, जो कोई दर्पण ना कहा जाए तो आप उत्तल दर्पण लीजिए, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है 30 सेंटीमीटर, तो इसी से आप फोकस निकाल सकते हो, 15 सेंटीमीटर आएगा आपका, क्योंकि जो फोकस होता है वो R/2 होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, वस्तु को कहाँ रखा गया है? 20 सेंटीमीटर, वस्तु को हमेशा सामने रखा जाता है, इसलिए नेगेटिव में होगा -20 सेंटीमीटर। अब आपको प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात करना है, तो पहले आप सूत्र लगाएंगे, दर्पण का क्या होता है? 1/b प्लस 1/u इक्वल 1/f, ये आपका सूत्र है ना। रख दीजिएगा 1/b प्लस 1/u यानी कि -20, और एफ आपका 15 आया था। सॉल्व करिएगा, 1/b इक्वल 1/15, ये इधर जाएगा दाहिने साइड तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1/20। एलसीएम लोगे आप, इसका कितना आएगा? 60 आएगा, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 60 आएगा। तो इसको हल करेंगे आप, 1/b इक्वल टू अपान में 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, है ना। तो 1/b आ गया आपका 7/60। तो इसे आप जो है b निकाल सकते हैं, b बराबर पलट के क्या आ जाएगा? b बराबर 60/7, डिवाइड करिए, 7 × 56, 4 बचेगा, 7 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्लस में आए तो कहाँ बनेगा? ये पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब आपको आवर्धन निकाल लेना है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर पर होगा। अब आवर्धन निकाल लीजिए, m बराबर क्या होता है? -b/u होता है। तो -b का मान कितना है? b का मान कितना है? -b का मान आपको आया था 60/7, हम वही रख रहे हैं, अपान में u आपका -20 था। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 20 तिया 60, माइनस माइनस कट जाएगा, है ना, तो 3/7 आएगा। अब डिवाइड करोगे तो ये 1 से छोटा आएगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप निकाल लीजिए। हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ये आवर्धन का सूत्र होता है, अनुपात कितना आ जाएगा? 3/7 यम, ये भी तो यम का फार्मूला होता है ना, तो 3/7। अब हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है, तो एच आई बराबर कितना हो जाएगा? 3/7, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, देखिएगा कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख देंगे, गुणे 5, है ना, 15/7, 15/7 यानी 2.1 सेंटीमीटर। अब क्या लिखोगे? जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे, इसका आंसर आपका जगह नहीं है, नीचे से लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं, प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.57 सेमी, वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी बनेगा, सीधा तथा आभासी बनेगा, है ना। ये आपका आंसर हो गया थ्रेड के लिए। अगला देखिएगा क्वेश्चन, किसी 4 ओम के प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करिएगा। एक प्रतिरोध है जो किसी बैटरी से जोड़ा गया, मान लीजिए इसका प्रतिरोध कितना है? 4 ओम। इसे किसी बैटरी से जोड़ा गया है, इसका जो ऊष्मा निकल रही, हीट निकल रही है ना, वो 100 जूल है। कितना? 100 जूल। कितने समय में टाइम दिया गया आपको? प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में। तो आप हीट का इसमें सूत्र लगाएंगे, एच बराबर क्या होता है?
किस बराबर आप बी स्क्वायर बाई आर लगाएंगे, क्योंकि जो ये दिया है उसी डाटा से निकालेंगे। बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब आपको बी चाहिए, एस दिया गया आपको 100 जूल, बी आपको चाहिए बी स्क्वायर, आर आपको दिया गया है 4 और समय दिया गया है 1 सेकंड, है ना। तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करिएगा, बी स्क्वायर बराबर ये 4 इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में, और एक 1 जाओ एक ही रह जाएगा, तो आपका 400 हो जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल 400, यानी बी बराबर √400, और √400 को जब हल करोगे तो कितना आएगा, बी बराबर 20 वोल्ट, यानी कि उस प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभवांतर है ये कितना आ गया आपका, 20 वोल्ट आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिएगा, निम्नलिखित यौगिक की संरचना सूत्र लिखिए। मेथेनल, मेथेनल क्या है, मेथ में एक कार्बन होता है, अल का मतलब एल्डिहाइड होता है, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है, HCHO, है ना, ये कार्बन का एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया, एक कार्बन का बनाना तो वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे, मेथेनल हो जाएगा। प्रोपाइन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और आइन बोला गया है मतलब ट्रिपल बॉन्ड किसी का स्थान पर होगा तो कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे, बाकी वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से पूरी करनी है, तो ये हाइड्रोजन से बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होगी। तो आप अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन का सूत्र हो गया। पेंटेन ओन 3, तो पेंट में 5 कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन हो गया, 3 पर ओन है, यानी तीसरे पर आपको क्या लगाना, कीटोन लगाना, उनका मतलब कीटोन, बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी करोगे, तो आपका ये CH3 3 हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ पे लगेगा, 2 कार्बन लगाया तो है, 2 कार्बन 2 बांड बनाया है, ये कार्बन जो है 2 बांड बनाया है, तो 2 और बनाएगा, इसलिए 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, ये चारों बांड बनाया है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। अगर अगर आपको पता नहीं कि कार्बन कितने बांड बनाता है, तो कार्बन 4 बांड बनाता है, कार्बन जो होता है वो ये 4 बांड बनाता है ना। तो अगला देख लीजिए, ब्यूटेनोन 2, ये भी कीटोन ही है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, मेथ 1 प्रो ब्यूट, और 2 पर ओन है, यानी कि 2 पर डबल बांड वो रहेगा, बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी करोगे, तो CH2 CH3 CH ये सॉरी CH3 आपका हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन बन जुड़ेंगे इससे, यहाँ पे CH2 और यहाँ CH3, तो ये आपका ब्यूटेनोन हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 सिलेबस में नहीं, लेकिन हमने ले लिया है, क्योंकि आप जानते हैं प्रमाण क्रमांक इसका 12 होता है, वो कार्बन कहलाता है, प्रमाण क्रमांक 12 वाला हो गया, ये कार्बन हो गया। 17 किसका होता है आपको पता है, क्लोरीन का होता है, ये पता होना चाहिए था, क्योंकि जो है ये आपको ज़रूरत पड़ती है परमाणुओं की, इसे मैंने ले लिया। और 18 किसका होता है, आर्गन का, 18 हो गया, सॉरी देख लीजिए 18, और 20 किसका होता है, कैल्शियम का, कैल्शियम का 20 हो गया। ये आपके सिलेबस में नहीं है तत्वों के नाम, ये हमने ऐसे ही बताने के लिए ले लिया आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के प्रत्येक के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले इस नाम दिया गया है, तो दिया है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होगा, सोडियम का सूत्र होता है Na, सोडियम आयन होता है, और सल्फेट SO4 होता है, तो Na2SO4। हमने आयन से यौगिक कैसे लिखते हैं इसके लिए एक वीडियो बनाया है, वीडियो लिंक ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, या लास्ट में आप जब वीडियो खत्म होगा तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं कि हम आयन से यौगिक कैसे लिखते हैं। तो ये सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BeCl2 किप्स आउट बेरियम सल्फेट, तो BeSO4 हो गया आपका। अब क्या बचा, डैश डैश लगा हुआ है, तो डैश डैश के स्थान पे क्या रहेगा आपका, देखिए यहाँ पे Na बच गया, Cl बच गया, 2 Na और 2 Cl, इसलिए 2 NaCl लिखा जाएगा, है ना। तो ये आपका पहला हो गया। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल चाहिए तो देख लीजिए, सोडियम पर +1 चार्ज होता है, सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, बेरियम पर +2 चार्ज होता है, क्लोराइड पर -1 चार्ज होता है। अब का मान लीजिए सोडियम को सल्फेट के साथ लिखना है, तो सोडियम के 2 मोल लेने पड़ेंगे, इसलिए Na2SO4 लिखा जाएगा। सोडियम क्लोरीन के साथ लिखना है तो दोनों बराबर है, तो ऐसे लिख दिया जाएगा। बेरियम को सल्फेट के साथ लिखना, दोनों बराबर आयन है, तो ऐसे लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो की लिंक जो है प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट देख लीजिए। बेसिक केमिस्ट्री आप जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके देख लीजिए। मरकरी, अगला है मरकरी ऑक्साइड। मरकरी क्या होता है, Hg मरकरी होता है, मरकरी ऑक्साइड। ये ऊष्मा की उपस्थिति में, ये थोड़ा सा प्लस करके प्लस ऊष्मा जोड़ेंगे इसमें, तो क्या होगा, ये मरकरी में बदलेगा Hg, और क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन बनाता है ना। इसको संतुलित करने के लिए आप क्या करिए, 2 आगे लगा देंगे, 2 यहाँ भी, तो ये संतुलित प्रक्रिया हो जाएगी आपकी। मरकरी पर भी देख लीजिए, मरकरी ऑक्साइड, मरकरी पर +2 होता है, और ऑक्सीजन पर -2 होता है। मरकरी ऑक्साइड जब आप साथ में लिखेंगे तो एजीओ लिख दिया जाएगा। जिंक, जिंक Zn होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 से हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाता है। ये क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है, तो ZnSO4। और क्या निकलेगा यहाँ से, क्या बचा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। ये रिएक्शन अपने आप से संतुलित है, तो इसमें और अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन आयन पर +1 चार्ज होता है, सल्फेट हमने बताया ही आपको, और जिंक पर +2 होता है आयन, है ना। SO4 क्या होता है, 2- होता है। ये आयन हमने लिख दिया ताकि आप समझ पाओ। अगर आपको जिंक के सल्फेट के साथ में इन दोनों को लिखना तो बराबर आयन है दोनों पर, तो आप ऐसे लिख दोगे, लेकिन H2SO4 के साथ लिखना तो आपको इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, है ना। अगला है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन क्या होता है, Fe,
कॉपर सल्फेट क्या है, CuSO4, है ना। अब यहाँ पे डैश, ये लोग डैश डैश है और कॉपर बना हुआ है, तो कॉपर निकल गया मतलब फेरस सल्फेट बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर। ये क्रिया पहले संतुलित है, इसमें और कुछ करना नहीं है, बस केवल आपको आयन जो यौगिक के नाम लिखे थे उनका यौगिक लिख देना था। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CO3 का अपघटन हो रहा है, उसमें अपघटन हो रहा है, तो ये क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, प्लस करके डैश डैश लिखा हुआ, मतलब यहाँ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये क्रिया संतुलित, पहले से इसमें और कुछ करना नहीं है, ये आपका हो गया। और अगर जानना चाहते हो, जानते हैं कैल्शियम पर +2 आवेश होता है, ऑक्साइड पर अभी बताया मैंने -2 होता है, तो इनको साथ लिखना होगा तो CO लिख दिया जाएगा। इस प्रकार ऊपर आप जानते हो यहाँ पे कॉपर, ये क्यूप्रिक वाला कॉपर लिया जाएगा, और फेरस, फेरस ये क्यूप्रस वाला, और ये क्यूप्रिक वाला, और ये फेरस वाला +2, है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट। जिंक पर +2 चार्ज होता है, तो नाइट्रेट के आयन जब लिए जाएंगे तो 2 मोल लिए जाएंगे, क्योंकि नाइट्रेट पर जो है केवल -1 चार्ज होता है। जिंक नाइट्रेट हो गया, क्या बचेगा आपका सिल्वर बचेगा, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, इसलिए हम सिल्वर के भी 2 मोल लिखेंगे, क्योंकि नाइट्रेट के इधर 2 मोल लिखे गए हैं, देख लीजिए, है ना। सबके संतुलित हो गया। अगला पूछा गया हाइड्रोकार्बन की दहन क्रिया। हाइड्रोकार्बन का दहन क्या होता है, देखिए हाइड्रोकार्बन जो होता है वो वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊष्मा देता है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जलकर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड धुआं, है ना, जलवाष्प यानी H2O, जलवाष्प तथा ऊष्मा देता है, तो इसे हम हाइड्रोकार्बन का दहन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे, हाइड्रोकार्बन का दहन, दहन क्रिया से संबंधित है ये। तो इस एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH4 मीथेन है, मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनाएगा, CO2 H2O और साथ में ऊर्जा निकलेगी। इसको संतुलित करना तो क्या करें, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड। कितने कार्बन है, एक कार्बन है यहाँ पे, तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 का आधा जल, 4 का आप जो आधा है वो जल निकालिए, आधा नहीं कि 2 हो जाएगा, है ना, 2 जल मालिक्यूल। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को लिख लेंगे। अब अगर ऑक्सीजन को बराबर करिए, इधर 2 और 2 4, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, तो 4 का आधा जल लिख दीजिए 2, फिर आपका ये जो है ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाएगा, प्रक्रिया संतुलित हो गई। तो एग्जाम्पल हमने लिख दिया ये। अगला है कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन प्रक्रिया। कार्बनिक यौगिक क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक में एक नाभिक रागी जो होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है या नाभिक रागी होता है, दूसरे को हटा करके स्वयं लग जाता है, तो इसे हम कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया। लिखिए एग्जाम्पल, कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक यौगिकों में एक नाभिक रागी अथवा इलेक्ट्रॉन रागी, एक नाभिक रागी, नाभिक रागी कैसा होगा, नाभिक नाभिक रागी पर माइनस का चार्ज होता है, नाभिक रागी अथवा इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी इनकी ई प्लस होता है, दूसरे इलेक्ट दूसरे दूसरे नाभिक रागी या इलेक्ट्रॉन रागी को हटाकर स्वयं लग जाता है, हटाकर स्वयं जुड़ जाता है ना। इससे क्या होता है, इसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन प्रक्रिया, है ना। एक एग्जांपल देते हैं आपको, मान लीजिए मेथिल क्लोराइड था, CH3CL था, इसको आप जलीय NaOH या KOH से प्रक्रिया कराइए। जलीय मान लीजिए KOH ले लेते हैं, क्या होगा, इसमें जो OH है ये OH सील को हटा देगा और खुद लग जाएगा, नहीं बन जाएगा CH3OH, है ना, और Na सील के साथ लग जाएगा, के पोटेशियम जो है वो सील के साथ लग जाएगा, तो KCl। तो ये क्या हुआ कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया हुआ। अगला है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का योजन। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, हाइड्रोजन का योजन। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं,
असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्कीन एल्काइन है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का आयोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का आयोजन मतलब जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एथीन लिया है, इसकी क्रिया जो होती है हाइड्रोजन का आयोजन कराना है, दो हाइड्रोजन निकिल प्लेटिनम प्लेडियम की उपस्थिति में होता है ना। तो क्या हो जाएगा ये पहले एथीन है, इसका नाम एथीन है, एथीन से एथेन बन जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का ये क्या है, एल्केन है, एक प्रकार का एल्केन है। तो एल्कीन है, तो एल्कीन से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा CH3 है ना, एक ही हाइड्रोजन दोनों कार्बन पर जुड़ गए, जिसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। अगला है ऑक्सीशोषण, 8वां का ये है ऑक्सीशोषण तथा अनॉक्सीशोषण में दो अंतर लिखिए। देखिएगा, जो ऑक्सीशोषण होता